India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। गोधरा ट्रेन कांड के दोषियों की जमानत का गुजरात सरकार ने किया विरोध। कहा, गोधरा कांड के दोषियों को मौत की सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना गलत, सुप्रीम कोर्ट में बोली गुजरात सरकार। शिवसेना के उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। मंगलवार को सुनवाई पर होगा निर्णय। शिंदे गुट ने अपना पक्ष रखने के लिए दाखिल की कैविएट। हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम हेट स्पीच मामले में सुरेश चौहान की वॉइस सैंपल की रिपोर्ट का है इंतजार। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया फाइनल चार्जशीट और फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द देने का निर्देश। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा रद्द करने की मांग खारिज। कोर्ट ने कहा, आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया जारी, इसलिए दखलंदाजी नहीं। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी हुई खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा ट्रेन कांड के दोषियों की जमानत का गुजरात सरकार ने विरोध किया है। गुजरात सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय के 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा को कम करने के फैसले पर कड़ी असहमति जताई। यह दुर्लभतम से दुर्लभ मामला है जहां 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों द्वारा दी गई जमानत याचिकाओं के एक बैच को तय करने में अदालत की मदद करने के लिए दोषियों की उम्र और जेल में बिताए समय सहित विवरण मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 की गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में दोषियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। ये मामला चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस P.S. नरसिम्हा और जस्टिस J.B. पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। गुजरात राज्य के लिए अपील करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामलों को दुर्बलतम माना जाएगा। तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय 2017 के फैसले के 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा को कम करने के फैसले पर कड़ी असहमति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों के मामलों को गुजरात राज्य की नीति के तहत समय से पहले रिहाई के लिए नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके खिलाफ टाडा प्रावधानों को लागू किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि कुछ दोषियों की उम्र अब 60 साल के पार हो चुकी है। हेगड़े ने उन 11 दोषियों के खिलाफ मौत की सजा कायम रखने योग्य है या नहीं, जिनको पहले निचली अदालत ने ये सजा दी थी। इस पर निर्णय लेने का काम अदालत पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों द्वारा दी गई जमानत याचिकाओं के एक बैच को तय करने में अदालत की मदद करने के लिए दोषियों की उम्र और जेल में बिताए समय समेत विवरण मांगा। पीठ ने कहा कि मामलों पर विचार करने के लिए सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ एक संकलित चार्ट की आवश्यकता है। CJI D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा कि पीठ ने एक दोषियों को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी। 13 मई 2022 को अदालत ने दोषियों में से एक अब्दुल रहमान धंतिया उर्फ कंकेतो को 6 महीने की अंतरिम जमानत पर इस आधार पर दी कि उसकी पत्नी टर्मिनल कैंसर से पीड़ित है। 11 नवंबर 2022 को कोर्ट ने उसकी जमानत 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी थी। 15 दिसंबर को बेंच ने फारूक नाम के दोषी को भी जमानत दे दी थी, जिसे गोधरा कांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
27 फरवरी 2002 को जो अपराध हुआ उसके परिणाम स्वरूप साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच के अंदर आग लगने से 58 लोगों की मौत हुई, जो अयोध्या से कार सेवकों को ले जा रही थी। गोधरा कांड ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया। मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें से 11 की मौत की सजा सुनाई गई और बाकी 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 63 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और अन्य 20 को दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और उधर हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जांच अंतिम चरण पर है और सुरेश चौहान की वॉइस सैंपल की रिपोर्ट फोरेंसिक लैब से आने के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मामले को अप्रैल के पहले हफ्ते में लिस्ट किया जाएगा। दरअसल दिल्ली के पूर्व पुलिस प्रमुख राकेश अस्थाना के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी ने याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए दिसंबर में विवादित धर्म संसद को 2021 में दिल्ली में आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस ने तहसीन पूनावाला मामले में जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिसंबर 2021 में दिल्ली में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चौहान के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में हेट स्पीच मामले की जांच अंतिम चरण में है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ को बताया, जांच अंतिम चरण में है। फोरेंसिक लैब से वॉइस सैंपल की रिपोर्ट आने की जरूरत है। पीठ ने पहले मामले में जांच में प्रगति के संबंध में दिल्ली पुलिस से सवाल किया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था, FIR दर्ज करने में 5 महीने क्यों लगे? CJI ने पूछा कि क्या मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है? याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा, चार्जशीट दायर होने दीजिए और अदालत के सामने पेश कीजिए। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, चार्जशीट की प्रति रिकॉर्ड पर रखी जाएगी। मामले को अप्रैल के पहले सप्ताह में लिस्ट किया जाए। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने जो स्टैंड लिया था वो ये था कि हिंदू युवा वाहिनी के आयोजन के दौरान दिए गए स्पीच किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे। हेट स्पीच के अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक अन्य याचिका के जवाब में दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामे में कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इस रुख पर असंतोष व्यक्त किया और एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दायर किए जाने वाले बेहतर हलफनामे की मांग की। कोर्ट द्वारा फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने मई 2022 में प्राथमिकी दर्ज की। 30 जनवरी को पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सुरेश चौहान से 1 नवंबर 2022 को पूछताछ की गई। उनकी आवाज का नमूना 17 मार्च को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसका मिलान YouTube वीडियो के साथ किया जाएगा। अब तक की जांच के आधार पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। दिसंबर 2021 में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए गए थे। घटना के 5 महीने बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी ने दावा किया है कि पुलिस ने FIR के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस पर कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट।
और उधर उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया। इसे कल संविधान पीठ के समक्ष चल रहे मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सिंघवी के उल्लेख की अनुमति नहीं दी, क्योंकि मामला आज की उल्लेख सूची में शामिल नहीं था। सीजेआई ने सिंघवी से मंगलवार को इस मामले का उल्लेख करने को कहा। हालांकि सीजेआई ने इस मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा, नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। मंगलवार को उचित प्रक्रिया के माध्यम से आए। 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी और पार्टी चिन्ह तीर कमान आवंटित किया था। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ वर्तमान में शिवसेना में दरार से संबंधित मुद्दे पर विचार कर रही है। उद्धव ठाकरे के हाथ में शिवसेना की कमान, उसका नाम और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद एकनाथ शिंदे भी शांत नहीं बैठे। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखने के लिए वह हर एक चाल चल रहे हैं जो उनके लिए जरूरी है। एक दिन पहले ही शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुने। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 करने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में होने का भी मसला उठाया था। कोर्ट ने कहा कि यह दूसरा विषय है। समान नागरिक संहिता पर अलग से सुनवाई हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में भी बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून में संशोधन का मामला है। ऐसे में कोर्ट इस मामले में संसद को कानून लाने के आदेश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट शादी की 18 साल की उम्र को रद्द कर देता है तो फिर शादी के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं रह जाएगी। याचिकाकर्ता बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हमें ये मत सिखाइए कि संविधान के रक्षक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। इस जनहित याचिकाओं का माखौल मत बनाइए। कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि कोर्ट धार्मिक मान्यताओं से अलग हटकर कानून बनाए जिसमें विवाह की एक समान उम्र तय हो। लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र भी तय की जाए जो कि सभी नागरिकों पर लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को झटका देते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी। ताहिर हुसैन ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा रद्द कराने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में अभी आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। जनवरी में ताहिर हुसैन के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए। अदालत ने ताहिर हुसैन पर आरोप तय किए कि उसने गलत तरीके से मिले धन का इस्तेमाल दंगों को पोषित करने में किया। मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कड़कड़डूमा कोर्ट पहले भी ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर चुका है। अक्टूबर 2022 में एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाशला ने अपने आदेश में कहा था
ताहिर हुसैन के घर पर इकट्ठा हुई हथियारबंद भीड़ का मकसद हिंदुओं को टारगेट कर मारना और उनकी संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। इसी मकसद से ताहिर हुसैन के घर हथियारबंद भीड़ इकट्ठा हुई, पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए। भीड़ एक दूसरे को हिंदुओं को टारगेट करने के लिए उकसा रही थी। जाहिर है कि ऐसी सूरत में सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलना चाहिए। साल 2020 फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और उनकी फंडिंग के आरोप के साथ ही अन्य कई आरोप हैं। दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन आरोपी साबित होने पर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। ताहिर हुसैन साल 2017 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते थे। फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में ताहिर हुसैन का नाम बतौर साजिशकर्ता आया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 20 अगस्त 2020 को ताहिर की सदस्यता खत्म कर दी थी। उधर 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान ने अपनी जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट को शाहरुख ने सोमवार को बताया कि मुकदमे के निष्कर्ष में बहुत देरी हो रही है और अब तक केवल 2 गवाहों की जांच की गई है, जिसमें 1 साल और 3 महीने का समय लगा। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा सशस्त्र भीड़ द्वारा दंगा करने और रोहित शुक्ला सहित पुलिस कर्मियों को घायल करने के मामले में पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। पठान की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2021 में खारिज कर दिया था। इस मामले में उनके खिलाफ पहले ही आरोप तय हो चुके हैं। पठान ने जमानत के लिए पिछले साल जनवरी में हाई कोर्ट का रुख किया। वह अन्य मामलों में बंदूक तानने के मामले में अलग से आरोपों का सामना कर रहा है। सुनवाई के दौरान पठान की ओर से पेश एडवोकेट खालिद अख्तर ने कहा कि भले ही उसके खिलाफ दिसंबर 2021 में आरोप तय किए गए, लगभग 40 गवाहों में से अब तक केवल 2 गवाहों की जांच की गई। अख्तर ने आगे कहा कि पठान पर हाल ही में जेल में हमला किया गया और हाईकोर्ट ने उसे ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के लिए कहा, जहां सुरक्षा और अन्य राहत की मांग वाली उसकी अर्जी लंबित है। मामले को 2 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने पठान के साथ साथ दिल्ली पुलिस को संक्षिप्त लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। यह प्रस्तुत किया गया कि पठान 3 अप्रैल 2020 से हिरासत में है और मामले में जांच पूरी हो गई है। उसने ये भी तर्क दिया कि चूंकि पठान के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं, इसलिए जांच एजेंसी ने अन्य FIR 51/2020 से सबूत लिया और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया। निचली अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि संबंधित स्थान पर लगे कैमरे के CCTV फुटेज में भीड़ में उसकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के समूह द्वारा कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले कांस्टेबल अमित कुमार की पत्नी को 1 करोड़ रुपए का अनुग्रह भुगतान प्रथम दृष्टया टिकाऊ नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी 28 वर्षीय कांस्टेबल अमित कुमार का अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कोविड-19 के पहली लहर के दौरान हुए निधन पर उसके परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे के मामले पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस प्रतिभा M सिंह द्वारा की पत्नी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो उस समय गर्भवती थी, जब उसके पति का शहर के दीपचंद बंधु अस्पताल में तैनाती के दौरान निधन हो गया। उस वक्त वह कोविड-19 लॉकडाउन उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए वहां तैनात था। कुमार पहला पुलिसकर्मी था जिनकी मौत कोविड-19 ड्यूटी के दौरान हुई थी। रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने कहा, ये रिपोर्ट प्रासंगिक समय पर दिल्ली के CM और LG के ट्वीट के साथ पढ़ी गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांस्टेबल केवल 28 वर्ष का था। उसका कोविड-19 ड्यूटी के दौरान निधन हो गया।
इस प्रकार होल्ड पर रखने या स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय प्रथम दृष्टया तर्कसंगत नहीं होगा। अदालत ने इस प्रकार निर्देश दिया कि मामले को फिर से मंत्रियों के समूह के समक्ष रखा जाए और सुनवाई की अगली तारीख 2 मार्च के भीतर निर्णय लिया जाए। पहले अदालत ने देखा कि दिल्ली सरकार को 1 करोड़ रुपए के अनुग्रह भुगतान के लिए की गई स्पष्ट घोषणा से पीछे नहीं हटना चाहिए और विधवा होने के कारण मुआवजे में अब देरी नहीं की जा सकती। दिल्ली सरकार ने मई 2020 में कांस्टेबल के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। अपने एक ट्वीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। उधर राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में जिला परिवहन कार्यालय सीकर के क्लर्क को बरी कर दिया, जिसे वर्ष 1985 में ट्रायल कोर्ट 150 रुपए के रिश्वत मामले में दोषी ठहराते हुए 3 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई थी। पीठ ने कहा कि जांच ठीक से नहीं की गई थी और जांच अधिकारी ने जानबूझकर 2 अन्य लोगों को छोड़ दिया, जिनके लिए कथित तौर पर रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता सुल्ताना राम ने अपनी शिकायत में कहा कि हरि नारायण डीटीओ सीकर ने शिकायतकर्ता के ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन को बदलने के लिए शिकायतकर्ता को 150 रुपए देने को कहा। ट्रैप कार्रवाई और जांच पूरी होने के बाद अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 161 के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 3 माह के साधारण कारावास व 1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन रिश्वत की मांग और स्वीकृति को साबित करने में विफल रहा, क्योंकि शिकायतकर्ता सुतानाराम का सबूत विरोधाभासी था। अपीलकर्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि जांच अधिकारी ने मामले की गलत जांच की और मूलचंद को अशोक जैन को छोड़ दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार अपीलकर्ता ने अशोक जैन के लिए 50 रुपए और मूलचंद के लिए 50 रुपए लिए, लेकिन इन तथ्यों का उल्लेख किए बिना उनके खिलाफ आरोप तय किए गए। और इसी के साथ कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.